दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आधुनिक काल। रीतिकाल अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन आधुनिक काल पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंदर। आधुनिक काल में जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु काल से स्टार्टिंग होती है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिस प्रकार से रीतिकाल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, जैसे अगर अपन देखा जाए तो केशवदास हैं, लेकिन जो हमारे आचार्य शुक्ल हैं वो किनको रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, तो चिंतामणि को मानते हैं, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। चिंतामणि को मानते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में आधुनिकता के वाहक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। अब ये आधुनिकता के वाहक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस वजह से इनको नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं, यानी कि नवजागरण लाने वाले भी, उसके अग्रदूत भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और इनको कहा जाता है वसंत के अग्रदूत कौन किसे कहा जाता है, निराला। ध्यान में रखना, आधुनिक काल में नवजागरण के अग्रदूत तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लेकिन वसंत के अग्रदूत कौन है, निराला। जैसे वसंत ऋतु आती है निराली होती है ना, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि वसंत ऋतु का अग्रदूत कौन है, निराला है। आधुनिक साहित्य से तात्पर्य यह है कि अब साहित्य में धर्म, ईश्वर एवं राजा महाराजाओं को केंद्र में न रखकर आम मनुष्य की चिंताओं, समाज व राष्ट्र को चिंतन के केंद्र में रखा है। ठीक है, यानी कि जो पहले धर्म है, ईश्वर है, राजा महाराजाओं के केंद्र में रख के चीज़ें जो लिखी जाती थी वो अब नहीं लिखी जाएगी। अब आम मनुष्य, उनकी चिंताओं, समाज व राष्ट्र का चिंतन किया जाएगा। 1857 की क्रांति ने नवजागरण का जो शंखनाद किया, वहाँ से हमारे साहित्य का आधुनिक रूप भारतेंदु काल से अस्तित्व में आता है। नवजागरण की भावना, समाज सुधार की चेतना, अखंडित राष्ट्रीय एकता की भावना, अंग्रेजों के प्रति व्यंग्य और आक्रोश की भावना ने हमारे साहित्य को मध्यकाल से निकालकर आधुनिक काल में पहुंचा दिया। यानी कि नवजागरण की जो भावना है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्टार्ट करी, उसकी भावना समाज सुधार की चेतना, अखंडित राष्ट्रीय एकता की भावना, अंग्रेजों के प्रति व्यंग्य और आक्रोश की भावना ने हमारे साहित्य को कहाँ से कहाँ लेके गए, मध्यकाल से निकाल के आधुनिक काल में पहुंचा दिया। आधुनिक काल में बड़े स्तर पर गद्य साहित्य का निर्माण हुआ। इस आधुनिक गद्य साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु माने जाते हैं। आधुनिक काल में इतना गद्य साहित्य लिखा गया कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल में इतना सारा गद्य लिखा गया, गद्य में बहुत ज़्यादा ही साहित्य लिखा गया। इस वजह से रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को तो क्या ही कह दिया, गद्य काल कह दिया। क्या कहा, गद्य काल। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। और रामचंद्र शुक्ल यानी कि शुक्ल जी ने आधुनिक साहित्य का विवेचन दो चीज़ों में करा, एक तो गद्य खंड और एक पद्य खंड में किया। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को कहा वर्तमान काल, जैसे मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कहा था अलंकृत काल। क्या कहा था, अलंकृत काल का था। उसी प्रकार से इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा, वर्तमान काल कहा। आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे बड़ी विलक्षणकारी घटना क्या मानी है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे विलक्षण घटना मानी है गद्य के आविर्भाव में सर्वप्रथम नाटक विद्या का आना। गद्य तो आया, लेकिन उसमें भी सबसे पहले क्या आया, नाटक का आना। नाटक का आना इन्होंने क्या माने हैं, एक विलक्षणकारी घटना मानी है। इसके बाद में आधुनिक साहित्य के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल था देश की आज़ादी। यानी कि सबसे पहले तो चीज़ें उसमें चल रही थी। अगर अपन देखा जाए तो भारतेंदु का जो जन्म हुआ है 1850 में हुआ है। ठीक है, तो 1850, तो उस समय सबसे बड़ी चेतना क्या हो सकती है। 1857 में आपको पता है कि क्या चला था, 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय एक ही नारा था कि आज़ादी। तो इस समय जितना भी गद्य लिखा जाएगा, पद्य लिखा जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, आज़ादी का स्वर होगा, है ना। जितनी भी कविताएं लिखी जाएगी, गद्य में चीज़ें लिखी जाएगी, बस आज़ादी को लेके होगा। तो आधुनिक साहित्य के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल क्या था, देश की आज़ादी, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सवाल।
स्वर। अब है आधुनिक काल के साहित्य में लौकिकता की प्रधानता, नवजागरण या पुनर्जागरण, यानी कि पुनर्जागरण को क्या बोलते हैं, रेनेसा की चेतना, प्रगतिशील मूल्यों की अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक सोच के प्रति आग्रह, तार्किक चेतना की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को क्या कहा है, पुनर्जागरण काल कहा है। और रामविलास शर्मा ने भारतेंदु काल को नवजागरण काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा है और रामविलास शर्मा ने भारतेंदु काल को नवजागरण काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र, याद रखिएगा ये तथ्य, डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को क्या कहा, पुनर्जागरण काल, जबकि रामविलास शर्मा ने क्या कहा, भारतेंदु काल को नवजागरण काल कहा है। नगेंद्र कह रहे हैं पुनर्जागरण काल और रामविलास शर्मा कह रहे हैं नवजागरण काल कह रहे हैं। और डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी काल को जागरण काल कहते हैं। इसको बोला पुनर्जागरण काल और द्विवेदी काल को कहा है जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। ठीक है। अब भारतेंदु काल, भारतेंदु तो ये नॉर्मल बात होगी। अब हम बात करते हैं भारतेंदु काल के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त और बचन सिंह, तीन यहाँ पे नगेंद्र हैं, यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त हैं, यहाँ पे बचन सिंह के, तीनों 1857 से भारतेंदु काल की शुरुआत मानते हैं। जब 1857 में क्रांति हो रही थी, वहीं से ये भारतेंदु काल की शुरुआत मानते हैं। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है, 1850 में हुआ है। ठीक है। और ये शुरुआत कब से मान रहे हैं, कौन कौन, नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त और बचन सिंह, तीनों 1857 से भारतेंदु काल की शुरुआत मान रहे हैं। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु काल की वास्तविक शुरुआत 1868 ईस्वी से मानी है। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु काल की वास्तविक शुरुआत कहाँ से मानी है, 1868 ईस्वी से मानी है। यह वही वर्ष है जब कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था। ध्यान में रखना, जब कवि वचन सुधा आई थी, पत्रिका है, ठीक है, जब ये पत्रिका आई थी, कब आई थी, 1868 में आई थी। ठीक है, 1868 में आई थी। वहीं से रामविलास शर्मा ने किसकी शुरुआत मानी है, भारतेंदु काल की मानी है। यानी कि रामविलास शर्मा के रेफरेंस में आए कि भारतेंदु काल की शुरुआत उन्होंने कब से मानी, तो 1868 मानी है। बाकी नगेंद्र हुआ, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त हो गए, और तीसरे कौन थे, तीसरे आपके बचन सिंह हुए। इनके अनुसार तो 1857 है। अब एक महाशय ऐसे भी है जो 1850 से मानते हैं। तो कुछ विद्वान भारतेंदु का जन्म 1850 से ही भारतेंदु काल की शुरुआत मानते हैं, जैसे मैनेजर पांडे जी तो जो मार्क्सवादी या साम्यवादी हैं या प्रगतिवादी हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, तो वो तो मैनेजर पांडे क्या मानते हैं, इनका भारतेंदु काल की शुरुआत 1850 से मानते हैं। जब उनका जन्म हुआ भारतेंदु का, तब से मानते हैं। ध्यान में रखना, मार्क्सवादी हो या साम्यवादी हो या आपके प्रगतिवादी हो, तीनों शब्द एक ही है, तीनों चीज़ें एक ही है, मार्क्सवादी, साम्यवादी या प्रगतिवादी। आचार्य शुक्ल ने 1843 ईस्वी से आधुनिकता की शुरुआत मानते हैं। अब आचार्य शुक्ल कब से मानते हैं, तो 1843 ईस्वी से आधुनिकता की शुरुआत को मानते हैं। आचार्य शुक्ल का विभाजन है 3 खंडों में, इन्होंने आधुनिक काल को बांटा है। एक तो नई धारा, जिसे प्रथम उत्थान काल भी कह सकते हो, वो तो माना है भारतेंदु काल को। नई धारा द्वितीय उत्थान काल जो है वो माना है इन्होंने द्विवेदी काल। नई धारा तृतीय उत्थान काल इन्होंने माना है छायावाद। और छायावाद में कौन बैठा है, निराला। और निराला को क्या कहते हैं, वसंत का अग्रदूत, वसंत का अग्रदूत। कैसे याद रखोगे, तो बसंत ऋतु आती है तो हर समय फूल, मतलब एक प्रकार से प्रकृति कैसी हो जाती, निराली हो जाती है ना। तो बसंत का अग्रदूत कौन होता है, निराला। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतिम रूप से जिस कालखंड का विवेचन किया है वो है छायावाद। पहला भारतेंदु का, दूसरा द्विवेदी का, तीसरा छायावाद। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको क्या बोला जाता है, इन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहते ही हैं।
नव जागरण का पितामह भी कहते हैं, भाई अग्रदूत हैं तो पितामह भी हो गए। आधुनिकता का पितामह कहते हैं, आधुनिक गद्य के प्रवर्तक कहते हैं। जबकि गद्य में सबसे पहले क्या आया, नाटक आया, ध्यान में रखना क्या आया सबसे पहले। और इसे विलक्षणकारी घटना किसने कहा, शुक्ल ने कहा है, विलक्षणकारी घटना कहा। इसके बाद में आधुनिक गद्य के जनक का है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक का है, युग के वैतालिक यानी जादूगर का है। युग के वैतालिक कौन, तो ध्यान में रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा युग, तो आधुनिक युग। और धनवान राजकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। धनवान राजकुमार कवि भी किसे कहा जाता है, भारतेंदु को कहा जाता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी क्या है, उपाधि है। समकालीन साहित्यकारों पत्रकारों ने 1880 ईस्वी से इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। जन्म इनका होता है, कब होता है, 1850, 30 साल बाद यानी कि 1880 में इनको क्या मिली, उपाधि भारतेंदु। बाकी इनका नाम क्या था, हरिश्चंद्र। 1850 में जन्म है और 1885 में इनका देहांत हो गया था। यानी कि मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने इतना सारा लिख डाला। इन्होंने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया। 4 पत्रिकाएं की महत्वपूर्ण है, जैसे कि रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग की शुरुआत कहाँ से माना है, उन्होंने माना है कविवचन सुधा से। ठीक है, कविवचन सुधा से उन्होंने भारतेंदु काल की शुरुआत मानी है। तो आप मान सकते हैं कि 1868 में माना है ना उन्होंने। तो 1868 में आई थी कौन, इनकी भारतेंदु की पहली पत्रिका आई थी जिसका नाम था कविवचन सुधा। यहीं से रामविलास शर्मा ने क्या मानी है, भारतेंदु काल की शुरुआत मानी है। ठीक है, इसके बाद में इनकी दूसरी पत्रिका आती है हरिश्चंद्र मैगजीन, वो आती है 1873। ठीक है, 73 में आई थी। और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी 1873 में आई थी। और बाला बोधिनी ये आई थी 1874 में। तो चारों ही आपको पत्रिका याद रखनी है। ठीक है, एक तो आपकी कौन से होगी, कविवचन सुधा, कवि वचन सुधा, ये कब आई आपकी, 1868 में। दूसरी है 2 हरिश्चंद्र नाम से, एक तो हरिश्चंद्र मैगजीन है, ठीक है, एक है चंद्रिका। दोनों कब है, 1873 में। कई वचन सुधा है 1868 में। जब से इस 1868 से कौन आधुनिक काल की शुरुआत मानता है, तो वे रामविलास शर्मा मानते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन और चंद्रिका ये आई है 1873 में। और लास्ट है बाला बोधिनी, ये है 74 में। बाला बोधिनी कब है, और 74 में आई है। और सबसे बड़ी बात ये कैसी है कि स्त्री विमर्श की पत्रिका है, यानी कि इसके अंदर स्त्री विमर्श को लेकर काफ़ी लिखा गया। इसके बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन अपने 8 अंक निकलने के बाद 9वें अंक में हरिश्चंद्र चंद्रिका के रूप में आती है। हरिश्चंद्र मैगजीन है, पहले हरिश्चंद्र मैगजीन 73 में चल रही थी 1873 में, लेकिन उसके जैसे 8 अंक निकलते हैं तो उसके बाद 9वां अंक जैसे आता है तो उसका नाम क्या दे दिया गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका दे दिया गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका में पहली बार हिंदी गद्य अपने व्यवस्थित रूप को प्राप्त करती है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में पहली बार हिंदी गद्य अपने व्यवस्थित रूप को क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका में पहली बार हिंदी गद्य अपने व्यवस्थित रूप को प्राप्त करती है। भारतेंदु ने कालचक्र तो हमारा चल रहा था कि भारतेंदु ने कालचक्र नामक ऐतिहासिक डायरी में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली 1873। हरिश्चंद्र चंद्रिका में पहली बार हिंदी गद्य अपने व्यवस्थित रूप को प्राप्त कर चुकी थी। व्यवस्थित रूप से पहली बार हिंदी गद्य अपने व्यवस्थित रूप को प्राप्त करती हैं किसमें, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में। और भारतेंदु ने कालचक्र नामक ऐतिहासिक डायरी में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली 1873। डायरी इनकी क्या थी, कालचक्र नामक। डायरी का नाम याद रखना, कालचक्र। और इसमें इन्होंने क्या लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली 1873। इसके बाद में इसी नई चाल की हिंदी की वाहक पत्रिका क्या रही है, हरिश्चंद्र चंद्रिका रही है। आचार्य शुक्ल ने हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी का है।
आचार्य शुक्ल ने हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी का है, हरिश्चंद्री हिंदी का है। भारतेंदु ने गद्य और पद्य दोनों की भाषाओं को सुव्यवस्थित किया है। गद्य और पद्य दोनों की भाषाओं को उन्होंने सुव्यवस्थित किया। और फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अपन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 10 जुलाई 1800 को ये स्थापना हुई थी इसकी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 10 जुलाई 1800 में। और इस समय वायसराय लॉर्ड वेलेजली थे। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। 10 जुलाई 1800 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें कॉलेज के अंदर तो 2 काम कर रहे थे, एक थे लल्लूलाल और एक थे सदल मिश्र। ये तो कॉलेज के अंदर दोनों प्रोफेसर थे, काम कर रहे थे। लेकिन कॉलेज के बाहर 2 और प्रोफेसर थे जिनका नाम है सदासुख लाल, जिनको नियाज के नाम से जाना जाता है। एक है इंशाअल्लाह खां। ये इसमें 4 हुए हैं जब ये कॉलेज चल रहा था। उस समय कॉलेज के अंदर ये काम कर रहे थे, ये बाहर थे हालांकि, ठीक है। अब ये 4 प्रोफेसर थे। एक तो है लल्लूलाल सदल मिश्र, ये तो अंदर है। और एक है सदासुख लाल नियाज जिन्हें बोलते हैं। एक है इंशाअल्लाह खां जिनकी भाषा कहती है कैसी है तो चटकीली मटकीली या मुहावरेदार भाषा, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इन फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 सदस्यों को इस क्रम में विश्लेषित किया। अब इन्होंने सबसे पहले तो 2 उनको ले लिया जो बाहर है, यानी कि सबसे पहले तो सदासुख लाल नियाज और दूसरा है इंशाअल्लाह खां। और उसके बाद 2 अंदर वाले लल्लूलाल और सदल मिश्र हो गए। आपको इनकी जो भाषा वो याद रखना है कि सदासुख लाल, इनकी भाषा कैसी थी काव्य की? तो इनकी भाषा थी पंडितापन उसमें झलकता है, चलती हुई साधु भाषा थी इनकी, इसकी सदासुख लाल की। इंशाअल्लाह खां की कैसी थी? तो रंगीन, चुलबुली, मुहावरेदार, चटकीली मटकीली, इस प्रकार की कैसी थी? इंशाअल्लाह खां की थी। लल्लूलाल ने जो जितनी भी रचनाएं लिखी वो ब्रज भाषा में लिखी है। और सदल मिश्र की जो रचना हुई है उनमें कैसी भाषाएं हैं? तो पूर्वी पद उसमें देखने को मिलता है। राजा द्वे हैं, एक तो राजा लक्ष्मण सिंह, एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनको बोलते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा है वो तो विशुद्धपना यानी कि संस्कृत निष्ठ पना है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है वो विदेशी पना यानी कि उर्दू फारसीपन उसकी होता है। तो मिला के राजा लक्ष्मण सिंह की आपको याद रखनी है, विशुद्धपना और संस्कृत निष्ठ है। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की ऐसी विदेशी पना यानी कि उर्दू फारसी। और बाकी इन 4 की आपको याद रखनी है। अंदर कौन कौन है? लल्लूलाल और सदल मिश्र। लल्लूलाल की कैसी है? ब्रज भाषा। सदल मिश्र की कैसी है? पूर्वी बना लिया हुआ है। सदासुख लाल नियाज, इनकी भाषा कैसी है? तो इनकी पंडितापन चलती हुई और साधु भाषा। और इंशाअल्लाह खां की कैसी है? रंगीन, चुलबुली, मुहावरेदार, चटकीली मटकीली। राजा द्वे ये हुई क्या है? लक्ष्मण सिंह की कैसी है? विशुद्धपना यानी कि संस्कृत निष्ठ, ठीक है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कैसी? विदेशीपना यानी कि उर्दू फारसीपन है। भाषा मुंशी, सरकारी अध्यापक या भाषा मुंशी बोले या सरकारी अध्यापक कौन कौन थे? तो लल्लूलाल और सदल मिश्र थे। आचार्य शुक्ल ने सदासुख लाल और सदल मिश्र की भाषा की प्रशंसा की। दोनों सदस्य वालों की भाषा की क्या करी है? प्रशंसा करी है। अब जैसे कि सदल मिश्र की क्या है? पूर्वीपन है, पूर्वीपन इनमें भाषा में। इनकी कैसी है? तो पंडितायन वाली है ना, ये पंडितायन वाली, ठीक है। इनकी तो ऐसी है। सदासुख लाल इनकी देखो एक एक रचनाएं देखो। सदासुख लाल की रचनाएं क्या है? एक तो है सुख सागर और एक है सुरासुर निर्णय। स से इनकी रचना क्या है? एक तो है सुख सागर, ठीक है। सदासुख लाल नियाज नाम है ना पूरा। तो एक है इनकी सदासुख लाल, सुख से सुख सागर। एक है 2 बार इनके आ रहा है सदासुख, तो सुरासुर निर्णय। और इंशाअल्लाह खां की क्या है? रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां क्या लिखते हैं? रानी केतकी की कहानी। और इनकी दूसरा नाम
रानीखेत की कहानी का क्या है, तो उदय भानु चरित, तो ये 2 नाम से कुछ भी आ सकता है, तो आपको याद रखना ये रखना किसकी, तो इंसाला खान की है। और लल्लू लाल की क्या है, तो प्रेम सागर से स्टार्ट है, ब्रज भाषा में ये लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं। प्रेम सागर ये आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य की पहला ग्रंथ है, हालांकि इनकी मुख्य भाषा तो ब्रज है, लेकिन प्रेम सागर जो इनका ग्रंथ है वो क्या है, यह आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ है, खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ है। और सदल मिश्र इनकी रचना तो नासिकेतोपाख्यान जिसे बोलते हैं चंद्रावती, ये खड़ी बोली शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता है। सदल मिश्र जो कॉलेज के अंदर है ना, तो सदल मिश्र क्या है, खड़ी बोली शब्द का द्वितीय प्रयोक्ता। पहले प्रयोक्ता कौन है, लल्लू लाल है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है, प्रेम सागर, और सदल मिश्र की कौन सी है, नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली। लल्लू लाल खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, और ये शब्द कहाँ पे मिलता है, तो प्रेम सागर में मिलता है, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम, ये राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का, जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है उसका शंकुतला नाम से अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है उसका शंकुतला नाम से अनुवाद किसने किया, तो आपका लक्ष्मण सिंह ने किया। शकुंतला खड़ी बोली हिंदी का पहला नाटक था। खड़ी बोली हिंदी का पहला नाटक कौन था, तो शकुंतला था। इसी नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूंछें कटवाने की आज्ञा मांगी थी। प्रताप नारायण मिश्र ने किस नाटक में अभिनय करने के लिए, शकुंतला में। शकुंतला किसका अनुवाद है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाम से अनुवाद किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी निकाली थी। अब लक्ष्मण सिंह कहाँ से उन्होंने प्रजा हितैषी पत्रिका निकाली, प्रजा हितैषी, ठीक है। प्रजा हितैषी नाम की पत्रिका कहाँ से निकाली, तो आगरा से निकाली। किसने निकाली, राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाली है। राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी पत्रिका का क्या किया है, संपादन किया था। शिव प्रसाद सितारे जिनको क्या बोलते हैं, सितारे हिंद भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं इतिहास तिमिर नाशक, भाई सितारे हिंद, शिव का प्रसाद खाने के बाद में इंसान तो कैसा बन जाता है, सितारे हिंद बन जाता है। और जहाँ पे सितारे होंगे वहाँ पे तिमिर का तो क्या होगा, नाश होगा, यानी कि तिमिर मतलब अंधेरा का नाशक। तो इतिहास तिमिर नाशक किसी रचना, तो सितारे हिंद की। सितारे हिंद कौन है, तो शिव प्रसाद है। भूगोल हस्तामलक, और जो शिव का प्रसाद खा लेता है वो भूगोल में हमेशा क्या करेगा, अपने हाथ में ले लेगा पूरा भूगोल को और उसका तिमिर बुरा नाश कर देगा। इस प्रकार से इन दोनों ज्वाइन करके याद कर सकते हो ना। तो भूगोल हस्तामलक और आलसिया का कीड़ा, तो आलसियों का कीड़ा, तो ये भी आपकी किसकी है, शिव प्रसाद, ठीक है, शिव प्रसाद। ठीक है, आलसियों का कीड़ा और गुटका और मानव धर्मसार है, गुटका है, आलसियों का कीड़ा है, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये 5 रचनाएं आप याद रखोगे, शिव प्रसाद सितारे हिंद की, इतिहास तिमिर नाशक, भूगोल हस्तामलक, आलसियों का कीड़ा, गुटका, मानव धर्मसार। फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापना हुई थी, तो आपकी 1800 में हुई थी, है ना। और फोर्ट विलियम कॉलेज असल में एक प्रशिक्षण महाविद्यालय था। ICS के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए खड़ी बोली गद्य के ग्रंथों का निर्माण किया जा रहा था। रानीखेत की कहानी किसने लिखी थी, इंसाला खान ने, ठीक है। तथा नासिकेतोपाख्यान जैसी रचनाएं 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रानीखेत की कहानी इंसाला खान तथा नासिकेतोपाख्यान जैसी रचनाएं 1803 में प्रकाशित हुई थी। नासिकेतोपाख्यान तो सदक मिश्र ने लिखी थी और ये आपकी लिखी थी रानीखेत की कहानी, जो कि इंसाला खान ने लिखी है। 1803 ईस्वी से आधुनिक गद्य का निर्माण,
1803 से आधुनिक गद्य का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। जाहिर है कि आधुनिकता पहले गद्य में आती है, फिर पद्य में आती है, और गद्य में भी पहले किस में आती है, तो नाटक में आती है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन गिलक्राइस्ट, यानी कि प्रिंसिपल बोलो या अध्यक्ष बोलो तो फोर्ट विलियम कॉलेज के कौन थे, तो सर जॉन गिलक्राइस्ट थे। इन्होंने खड़ी बोली को टकसाली भाषा का, इन्होंने गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या बोला है, टकसाली भाषा का, टकसाली भाषा का, टकसाली भाषा। और इस प्रकार भारतेंदु ने खड़ी बोली गद्य को सभी पनाव यानी कि अतिरेक से मुक्त किया और हिंदी को नई चाल में ढाला। भारतेंदु ने खड़ी बोली गद्य को सभी पनाव अतिरेक से मुक्त किया तथा हिंदी को नई चाल में ढाला। भारतेंदु कालीन कविता की विशेषताएं क्या है, तो भारतेंदु कालीन जो कविताएं हैं उसमें संवेदना और शिल्प के स्तर पर अंतर्द्वंद यानी कि अंतर्विरोध मिलता है। जो संवेदना है और शिल्प है उसका जो स्तर है उसमें क्या मिलता है, अंतर्द्वंद मिलता है, अंतर्विरोध मिलता है। और संवेदना के स्तर पर यह द्वंद राजभक्ति बनाम देशभक्ति का है। संवेदना के स्तर पर ये जो द्वंद है ये किसमें, तो राजभक्ति वर्सेस देशभक्ति का है। तो क्या मिलता है यहाँ पे, राजभक्ति और देशभक्ति का यहाँ पे द्वंद्व मिलता है। इसका अर्थ है कि दोनों के भाव मिलेंगे, यहाँ पे राजभक्ति मिलेगी और देशभक्ति मिलेगी। जैसे कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, यानी कि यहाँ पर तो राजभक्ति यानी कि अंग्रेजों के लिए बोला गया है ना, उनके खिलाफ नहीं बोला गया है। और ये धन विदेश चली जात हवे रहे अति रवारी, तो यहाँ पे तो क्या है, ये धन विदेश चली जात, यानी कि यहाँ पे तो देशभक्ति है। भारतेंदु नाटक का भारतदूत दर्शा से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, शिल्प के स्तर पर यह द्वंद्व भाषा का मिलता है, शिल्प के स्तर पर भाषा का भी द्वंद्व मिलता है, यानी कि कविता के लिए तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और गद्य के लिए खड़ी बोली मिलती है। भारतेंदु कालीन कविता में प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय मिलता है। प्राचीनता और आधुनिकता का क्या मिलता है, यहाँ पे समन्वय मिलता है। भारतेंदु कालीन कविता प्राचीनता या मध्यकाल के तत्व, प्राचीनता या मध्यकाल के तत्व ऐसे मिलते हैं और आधुनिकता के भी तत्व मिलेंगे, यानी कि प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्र मिलता है और आधुनिक काल का यहाँ पे नवजागरण और पुनर्जागरण का भी मिलता है। श्रृंगारिक मनोवर्ती मिलती है, जैसे पहले प्राचीनता की देख लो कि प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण ऐसे मिल जाता है, श्रृंगारिकता या मनोवर्ती मिल जाती है, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति मिल जाती है, राजभक्ति की प्रवृत्ति मिल जाती है, ब्रज भाषा में कविता मिलती है, कहीं कहीं रीति तत्वों का अनुकरण मिलता है, जैसे भारतेंदु की रस रत्नाकर रचना, कहीं कहीं रीति तत्वों का अनुकरण मिलता है, जैसे भारतेंदु की रस रत्नाकर रचना। तो रीति तत्व भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ये ध्यान रखना कि पूरा इस प्रकार पे दी है, रीति तत्वों की भी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, भारतेंदु की जो रस रत्नाकर है वो रीति विषयक रचना है। ठीक है, इसका मतलब रीति विषयक हैं, इसका मतलब प्राचीन चीज़ें हैं उसकी भी मिलेगी, है ना, बड़ी विशेषता है। अब देखो आधुनिकता में देखो तो नवजागरण पुनर्जागरण काल बोला जाता है। इस काल समाज सुधार की भावना मिलती है, देशभक्ति की भावना मिलती है, राष्ट्रीय एकता की भावना, अखंडित राष्ट्रीय चेतना भी मिलती है, अंग्रेजों के प्रति व्यंग्य और आक्रोश का भाव मिलता है, तार्किक चेतना और वैज्ञानिक सोच के प्रति आग्रह मिलता है, गद्य साहित्य का आविर्भाव मिलता है। भारतेंदु कालीन कविता को आधुनिकता का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार, आधुनिक कविता का प्रथम चरण भी कहा जाता है। भारतेंदु कालीन कविता को आधुनिकता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सिंह द्वार कहा जाता है, आधुनिक कविता का प्रथम चरण भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे भारतेंदु कालीन कविता को मध्यकाल का विरोधी तो कहा जा सकता है। याद में रखना ये एक रीति विषयक रचना इनकी कौन सी है, तो रस रत्नाकर है, याद रखिएगा। ठीक है, भूलना नहीं है, रस रत्नाकर है। ध्यान रहे कि भारतेंदु कालीन कविता को मध्यकाल का विरोधी तो कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण विरोधी नहीं कहा जा सकता। मध्यकाल का विरोधी तो है लेकिन पूर्ण विरोधी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके अंदर मध्यकाल की मिल जाती हैं।
सामाजिकता यानी कि समष्टि चेतना का भाव मिलता है। जाति प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत, बहुविवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री अशिक्षा आदि कुरीतियों का विरोध मिलता है। सामाजिक धार्मिक आडंबरों पाखंडों का विरोध किया गया है। भारतेंदुकालीन कविता प्रगतिशील मूल्यों का वाहक है। जन्मोन्मुखता, लोकोन्मुखता, लोक संग्रह का यहाँ पे इसमें क्या मिलता है, भाव मिलता है भारतेंदु। जैसे कि इसमें क्या मिलता है, जन्मोन्मुखता, लोकोन्मुखता, लोक संग्रह का भाव मिलता है। तो देख सकते हो आप ये पंक्ति कि बहुत फैलाए हमने कर्म, बढ़ाया छुआछूत का धर्म, यानी कि अस्पृश्यता वगैरह इन सब का यहाँ पे क्या मिलता है, विरोध मिलता है। तो उसको लेके भारतेंदु की पंक्ति है, बहुत फैलाए हमने कर्म, बढ़ाया छुआछूत का धर्म। इस प्रकार से ये पंक्ति पूछ दी जाती है, सीधी सीधी आ जाती है, बहुत फैलाए हमने कर्म, बढ़ाया छुआछूत का धर्म। ये पंक्ति किसकी है, तो किसकी है पंक्ति, तो भारतेंदु की है। भारतेंदु कालीन कविता में प्रकृति का आलंबनकारी रूप प्रवेश करता है। अब यहाँ पे जो अभी तक कौन सा रूप चल रहा था, उद्दीपनकारी रूप चल रहा था, वो अब किसमें बदल चुका है, आलंबनकारी रूप में। यद्यपि अभी भी प्रधानता उद्दीपनकारी की है, लेकिन प्रवेश क्या कर चुका है, आलंबनकारी प्रवेश कर चुका है। भारतेंदु कालीन कविता में अनुवाद की प्रवृत्ति मिलती है। मनोरंजन के संदर्भ में समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति मिलती है, यानी मनोरंजन के संदर्भ में भी समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति मिलती है। चर्चित समस्या पूर्ति क्या है, तो पूरी अम्मी की कटोरिया, चिरंजीवो रहो विक्टोरिया रानी। ये पंक्ति सीधी सीधी एक बार पूछी जाए तो सबसे पहला तो अगर अंबिका दत्त व्यास है तो उनकी रहेगी, लेकिन अंबिका दत्त व्यास नहीं है तो दूसरे नंबर पर उत्तर क्या रहेगा, भारतेंदु रहेगा। पूरी अम्मी की कटोरिया, चिरंजीवो रहो विक्टोरिया रानी, ठीक है। जियो पियारे तिहारे निहारे बिना, जिए पियारे तिहारे निहारे बिना, तो ये पंक्ति भी किसकी है, भारतेंदु की है। चर्या चलीबे की चलाइए ना, ये पूछा हुआ है, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है, तो चर्या चलीबे की चलाइए ना, ये है बद्री नारायण चौधरी, यानी कि प्रेमधन की है। बद्री नारायण चौधरी पूरा नाम है, जो उपाधि प्रेमधन है। तो इनकी पंक्ति है, चर्या चलीबो की चलाइए ना। तो पपिया जब पूछे है पीव कहाँ, और दुर्वान की धावन सावन में। पपिया जब पूछी है पीव कहाँ, और दुर्वान की धावन सावन में। फिर पपिया आएगा कब, सावन में। तो इस प्रकार की दोनों चीज़ें वाली ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी, प्रताप नारायण मिश्र की। ये वही प्रताप नारायण मिश्र हैं जिन्होंने शकुंतला में अभिनय करने के लिए क्या किया था, शकुंतला में अभिनय करने के लिए अपने मूछें कटवाने के लिए अपने पिताजी से क्या बोला था, अनुमति मांगी थी, है ना, अनुमति मांगी थी। भारतेंदु ने 1873 में तदीय समाज की स्थापना करी। ध्यान रखना, ये प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, तदीय समाज की स्थापना किसने की, भारतेंदु ने करी है। और 1873 में इनकी कौन सी पत्रिका आती है, तो एक तो आती है हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर एक आती है हरिश्चंद्र चंद्रिका। और इसी चंद्रिका में वो कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु की कविताओं में गौणतः वल्लभ संप्रदाय की कृष्ण भक्ति का प्रभाव देखा जा सकता है। भारतेंदु की जो कविताएं हैं उसमें क्या देखा जा सकता है, वल्लभ संप्रदाय की कृष्ण भक्ति का प्रभाव भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाए कि भारतेंदु कविताओं पर किस संप्रदाय का प्रभाव देखा जा सकता है, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव भी देखा जा सकता है। भारतेंदु युग में पद्य के साथ साथ गद्य निर्माण पर भी बल दिया गया है। भारतेंदु युग में पद्य के साथ साथ गद्य निर्माण पर भी बल दिया गया है। गद्य की अनेक विधाओं का जन्म इसी काल में हुआ है, ठीक है। भारतेंदु युग में पद्य के साथ साथ गद्य निर्माण पर भी बल दिया गया है। गद्य की अनेक विधाओं का जन्म इसी काल में हुआ है। भारतेंदु युग में पद्य के साथ साथ गद्य निर्माण पर भी बल दिया गया है। गद्य की अनेक विधाओं का जन्म इसी काल में हुआ। भारतेंदु काल की सबसे सशक्त विद्या कौन सी, निबंध है। भारतेंदु काल की अगर सशक्त विद्या देखे तब तो क्या है, निबंध है। और ऐसा कौन कहता है, रामदास शर्मा कहते हैं। ठीक
भारतेंदु काल की सबसे सशक्त विद्या निबंध है। कौन कहता है ऐसा? रामदास शर्मा कहता है। तो भारतेंदु काल में पुण्य जागरण की चेतना सबसे पहले कहाँ किस में आई है? तो नाटक में आई है। नाटक विद्या में मिलती है। गद्य की सभी विधाओं में नाटक का अस्तित्व सबसे पहले आया। ठीक है, गद्य की सभी विधाओं में नाटक का अस्तित्व क्या है? सबसे पहले आया। और हिंदी में पुनर्जागरण की चेतना, पुनर्जागरण की जो चेतना है बांग्ला प्रभाव से आती है। हिंदी में पुनर्जागरण की चेतना बांग्ला प्रभाव से आती है। हिंदी में पुनर्जागरण की चेतना कहाँ से आई है? बांग्ला प्रभाव से। भारतेंदु की रचनाएं, भारतेंदु की रचनाएं तो राजभक्ति पर लिखी गई। भाई भारतेंदु ने ऐसी कौन सी रचनाएं लिखी हैं जो कि राजभक्ति पर लिखी है? तो एक तो उन्होंने लिखी है महारानी विक्टोरिया के प्रति। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के प्रति ये राजकवि की है, राजभक्ति की। फिर लॉर्ड रिपन के प्रति, पहले विक्टोरिया के प्रति, लॉर्ड रिपन के प्रति, फिर सम्राट एडवर्ड सप्तम के प्रति, और अष्टम के प्रति किसने लिखी है? हमारे निराला ने। बसंत के अग्रदूत, हाँ मैं बसंत का अग्रदूत हूँ, एक तो विक्टोरिया पर लिखी है इन्होंने। ठीक है, एक लॉर्ड रिपन पे लिखी है। ठीक है, और एक एडवर्ड सप्तम के ऊपर लिखी है। तीन इन्होंने लिखी है जो राजभक्ति की है, विक्टोरिया, लॉर्ड रिपन और सप्तम। और अष्टम का किसने लिखी है? अष्टम की लिखी है निराला ने। ठीक है, और भक्ति भावना की रचना, भक्ति भावना यानी कि देशभक्ति को लेके लिखी है। तो जैसे कि प्रेम मालिका, प्रेम मालिका लिखी है, भक्ति सर्वस्व लिखी है, भक्ति सर्वस्व। कृष्ण चरित लिखी है, कृष्ण चरित। वैशाख महात्म्य लिखी है। तो प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, भक्ति सर्वस्व, कृष्ण चरित, वैशाख महात्म्य, ये चार तो इन्होंने क्या लिखी है? भक्ति की, भक्ति भावना की रचना है। प्रेम मालिका, भक्ति सरस्व, कृष्ण चरित्र और चरित्र और वैशाख महात्म्य। और उधर राजभक्ति क्या लिखी थी? एक विक्टोरिया के ऊपर, एक रिपन के ऊपर और एक एडवर्ड सप्तम के ऊपर। अष्टम की प्रति किसने लिखी है? तो निराला ने लिखी है, वो राजभक्ति की। भारतेंदु की पहली कविता प्रेम मालिका मानी जाती है। ये जो भक्ति भावना की है प्रेम मालिका, इसी को भारतेंदु की पहली कविता माना जाता है। वो अंतिम कविता मानी जाती है वेणुगीति। अंतिम कविता इनकी मानी जाती है वेणुगीति, ध्यान रखना, वेणुगीति ये इनकी अंतिम है। ठीक है, जबकि इनकी फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट तो है इनकी प्रेम मालिका, जो कैसी है? भक्ति भावना की रचना है। भारतेंदु ने स्यापा पर पैरोडी, व्यंग्य गीत, मुकरिया भी लिखी है। ऐसे तो ये अमीर खुसरो में देखने को मिलती हैं चीज़ें, लेकिन इन्होंने भी इस प्रकार की चीज़ लिखी है। स्यापा, पैरोडी, व्यंग्य गीत, मुकरिया, ये वैसे अमीर खुसरो में देखने को मिलती है, लेकिन भारतेंदु ने भी इस प्रकार की चीज़ लिखी है। भारतेंदु का उर्दू का स्यापा प्रसिद्ध है। भारतेंदु का उर्दू का स्यापा काफ़ी प्रसिद्ध है। जो देखिए, हे उर्दू हाय हाय प्यारी कहाँ से दारी हाय हाय। तो ये किसकी पंक्तियाँ सीधी सीधी पूछ ले तो याद रखिएगा, हे उर्दू हाय हाय प्यारी कहाँ से दारी हाय हाय। तो ये उर्दू में है, ये उर्दू में है, और उर्दू में क्या है? ये स्यापा है। और किसने लिखा है? भारतेंदु ने लिखा। भारतेंदु की ब्रज भाषा की कविता है। तो भारतेंदु ने कविता की भाषा ब्रज भाषा को ही माना है। फिर भी भारतेंदु में कुछ कविताएं खड़ी बोली में भी लिखी हैं। माना कि तो उन्होंने क्या माना है कि भाई ब्रज भाषा में ही कविताएं मानी है। ठीक है, कविता की भाषा उन्होंने क्या मानी? ब्रज भाषा मानी। फिर भी भारतेंदु ने कुछ कविता क्या मानी है? खड़ी बोली में, खड़ी बोली में भी लिखी है। क्यों लिखी है? ऐसा क्यों किया? जो कदाचित यह बतलाने के लिए कि खड़ी बोली में सरस कविताएं नहीं हो सकती। इन्होंने हालांकि तो ये कविता ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने खड़ी बोली में लिखा, इसलिए कविता लिखी क्योंकि यह बताना चाहते थे कि भाई खड़ी बोली में जो कविताएं की जा सकती है वो सरस नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती। इस प्रकार भारतेंदु ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविताएं लिखी है। और प्रमुखता किसे माना है? ब्रज भाषा की कविता की रही। भारतेंदु ने काव्य की भाषा को भी नया संस्कार दिया। काव्य भाषा को क्या दिया? एक नया संस्कार दिया।
ब्रज भाषा की इनकी रचनाएं देखो तो सबसे पहले इनकी रचनाएं कौन सी है, तो प्रेम मालिका है, ठीक है। और सबसे अंतिम कौन सी इनकी रचना है, वेणु गीति है, ये इनकी अंतिम रचना। पहले तो ये दो ही याद आपको होनी चाहिए। प्रेम मालिका इनकी क्या है, भारतेंदु की प्रथम रचना है, प्रथम कविता है। वेणु गीति इनकी क्या है, अंतिम रचना है, अंतिम रचना है। इसके बाद में इनकी है विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, प्रेम विलाप, गीत गोविंदागम, वर्षा विनोद। देखिए वर्षा बिंदु किसकी है, प्रेम घन की है। वर्षा बिंदु प्रेम घन की है और वर्षा विनोद किसकी है, इनकी है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रेम मालिका प्रथम, वेणु गीता अंतिम, इसके बाद में विनय प्रेम पचासा और प्रेम प्रलाप। प्रेम एक पचासा आ रहा है तो एक प्रेम प्रलाप भी आएगा, एक गीत गोविंदा घन आ रहा है, एक वर्षा विनोद आ रहा है। वर्षा विनोद तो इनकी है, वर्षा बिंदु किसकी है, प्रेम घन की, प्रेम घन की। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, मतलब प्रेम 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 भर दिया भाई भारतेंदु ने तो। प्रेम का सरोवर, प्रेम में माधुरी और प्रेम फुलवारी, प्रेम की तरंग। भाई प्रेम में सरोवर में जाओगे तो तरंग तो प्रेम की निकलेगी, और प्रेम माधुरी के संग हैं, प्रेम का फूल दे दिया है ना। और उत्तरा भक्तमाल ये पूछी जाती है। प्रेम विनोद ध्यान में रखना, प्रेम बिंदु, प्रेम विनोद किसकी है, भारतेंदु की, लेकिन प्रेम बिंदु किसकी है, प्रेमगढ़ की है। और उत्तरार्ध भक्तमाल ये भी इनकी है। अपवर्ग, उत्तरार्ध भक्तमाल ये याद रखनी है। पुरुषोत्तम पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, सत्सई सिंगार और रस रत्नाकर। रस रत्नाकर की रीति विषयक, पहले आपको बता दिए ये कैसी है, रीति विषयक है ग्रंथ, जो कि किससे समानता रखता है, तो रीतिकार से समानता रखता है। भारतेंदु ने रस रत्नाकर में सीधे सीधे रीति तत्व का अनुसरण किया है। राधाचरण गोस्वामी नव भक्तमाल, राधाचरण इनकी क्या है, उत्तरार्ध भक्तमाल, लेकिन राधाचरण गोस्वामी क्या लिखते हैं, नव भक्तमाल लिखते हैं। भारतेंदु की खड़ी बोली की कविता है, वो तो थी ब्रज भाषा की। खड़ी बोली की देखो तो खड़ी बोली कुछ रचनाएं आपको सीधी सीधी याद रखनी है। एक फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, एक प्रातः समीरण, ये तो पूछी जाती है, ये बांग्ला के प्यार छंद में लिखी गई है। प्रातः समीरण प्यार छंद, भाई प्रातःकाल उठो तो प्यार से बोलो, ठीक है, तो प्यार छंद, प्रातः समीरण प्यार छंद में लिखी गई है, और बांग्ला के प्यार छंद से लिखी गई है। कई बार ये पूछा गया है, पूछते रहते हैं ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कौन से छंद में लिखी गई है। तो फूलों का गुच्छा हो गया इनके, खड़ी बोली में हो गया, प्यार छंद में कौन सी है, तो प्रातः समीरण है, ये भी अपनी खड़ी बोली का। इसके बाद है विजयनी विजय वैजयंती, ये भी पूछी जाती है। तीनों रचनाएं पहली वाली इम्पोर्टेंट है। विजयनी विजय वैजयंती ये देशभक्ति की कविता है। ये भारत की सेना कहाँ पे पहुँची है, मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली, उसके उपलक्ष्य, मतलब उसका ही सारा इसमें वर्णन किया गया है। विजयनी विजय वैजयंती देशभक्ति की कविता है। कैसी है, देशभक्ति की कविता। बसंत होली, बकरी विलाप और दशरथ विलाप, ठीक है, बकरी विलाप याद रखना, ठीक है, और दशरथ विलाप भी याद रखना। ये दो रचनाएं तो आपको याद रखनी है। भरत शिक्षा, ठीक है, फूलों का गुच्छा, प्रातः समीरण, विजयनी विजय वैजयंती, जो वहाँ पे कहाँ पे है, मिस्र पर विजय प्राप्त करने की। उसके बाद बसंत होली है, बकरी विलाप है, दशरथ विलाप है। बसंत होली, बकरी विलाप, दशरथ विलाप। और भरत शिक्षा और रिपुनाष्टक, भरत शिक्षा और रिपुनाष्टक इनकी रचना है। भारतेंदु का योगदान सबसे ज़्यादा जिसमें, नाटक में सबसे ज़्यादा तो उन्होंने योगदान दिया है नाटक में, फिर दिया है निबंध में, फिर दिया है कविता में। भारतेंदु हिंदी के पहले श्रेष्ठ नाटककार है। भारतेंदु हिंदी के पहले क्या है, श्रेष्ठ नाटककार। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना है। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु को हिंदी का क्या माना है, भारतेंदु को इसने रामविलास शर्मा ने क्या माना है, सबसे बड़ा नाटककार माना है।
सर्व माने मत, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार जयशंकर प्रसाद है। देखिए सबका अगर मत देखें तो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ नाटककार है वो तो जयशंकर प्रसाद है। भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में घनानंद और के कवित और छवियों का क्या क्या है संग्रह किया। भारतेंदु ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है सुंदरी तिलक, ठीक है, और सुंदरी तिलक में घनानंद के कवित और छवियों का क्या किया है संग्रह किया है। रामलाल शर्मा तो सर्वश्रेष्ठ नाटककार किसे मानते हैं? भारतेंदु को। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो मत हैं वो कौन सा है? वो तो जयशंकर प्रसाद को लेके हैं कि सबसे बड़ी नाटककार तो जयशंकर प्रसाद है। भारतेंदु कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारी है, ठीक है, यानी कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारी है। ये पंक्ति इन्होंने लिखी है। कबीर जैसे जितने भी कबीर हैं, अमीर खुसरो जैसे जो भी राइटर हुए उन सभी साहित्यकारों को लेके ये पंक्ति लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजन, जो ये मुसलमान जो कवि हैं, हरि के जो भक्त हैं, उन पे तो कोटि यानी कि करोड़ों हिंदू को वार सकते हैं, इस प्रकार की बात करता है। भारतेंदु के अनुवाद कार्य, इन्होंने अनुवाद कार्य क्या क्या किया है? तो इन्होंने नारदीय भक्ति सूत्र का अनुवाद किया है, ठीक है, किसका इम्पोर्टेंट है? नारदीय भक्ति सूत्र, इनका अनुवाद इन्होंने किया तदीय सरस्वती। वापिस याद दिलवा दूँ कि तदीय समाज की स्थापना इन्होंने कब करी थी? तो 1873 में करी थी, ठीक है, पीछे अपन पढ़ चुके हैं। तदीय समाज की स्थापना इन्होंने कब करी है? तो 1873 में करी है। तो इन्होंने नारदीय भक्ति सूत्र का अनुवाद किस नाम से किया? नारदीय भक्ति सूत्र, नारदीय, तदीय, तदीय सरस्वती। यहीं से आ जाएगा कि नारदीय, तदीय, सरस्वती नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। और आचार्य सांडिल्य का सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद किसने किया? भक्ति सूत्र वैजयंती, भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से किया, ठीक है। सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद किसने किया है? भक्ति सूत्र वैजयंती, भक्ति सूत्र वैजयंती, भक्ति सूत्र वैजयंती। उसमें तो तभी सीधे सीधे निकल रहा है। यहाँ पे सांडिल्य भक्ति सूत्र से भक्ति से ले लोगे भक्ति सूत्र वैजयंती। पहले शब्द से इन्होंने नहीं उठाया, इस बार दूसरे शब्द से उठाए हैं। उससे पहले शब्द से इसमें भक्ति सूत्र वैजयंती होगा। तो ये होगी प्रमुख समस्या पूर्ति मंच, यानी कि भारतेंदु का जो समस्या पूर्ति मंच था वो कहलाता था कविता वर्धनी सभा। ये काशी में स्थापना हुई थी। तो आ सकता है कि कविता वर्धनी सभा समस्या पूर्ति मंच कौन चलाता था? तो भारतेंदु चलाता था। कविता वर्धनी कवि वचन सुधा, भाई जब कवि वचन सुधा इनकी हो सकती है 1868 में, तो उसी नाम से आप क्या कर सकूँ? कविता वर्धनी सभा काशी में थी। ये समस्या पूर्ति मंच थी, तो समस्या पूर्ति मंच था। तो ये इसकी स्थापना किसने करी थी? भारतेंदु ने। इसके बाद में बाबा सुमेर सिंह ने कविराज नाम से, जो आजमगढ़ में है, की स्थापना करी थी। कविराज, बाबा सुमेर सिंह ने कविराज, कहाँ पे? आजमगढ़ में स्थापना। राय देवी प्रसाद ने रसिक समाज, राय देवी प्रसाद और राय क्या है? रसिक समाज बने कानपुर में स्थापना करी। राय देवी प्रसाद रसिक समाज कानपुर, बाबा सुमेर सिंह कविराज आजमगढ़, ठीक है। राय देवी प्रसाद ने रसिक समाज कानपुर, राय देवी प्रसाद रसिक समाज कानपुर। रसिक समाज के प्रधान कार्यकर्ता कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। रसिक समाज के प्रधान कार्यकर्ता कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु ने 1883 में हिंदी भाषा नामक छोटी पुस्तिका लिखी थी। भारतेंदु ने 1883 में हिंदी भाषा नामक छोटी पुस्तिका लिखी थी। भारतेंदु ने 1883 में, यानी कि जब ये इनका देहांत होने वाला था 85 में, 2 साल पहले ये लिखते हैं छोटी सी पुस्तिका जिसका नाम था हिंदी भाषा।
आता है, पूछा जाता है तो आपको इसका डेट याद रखनी है कब, 1883 में हिंदी भाषा नामक छठी सी पुस्तक लिखी है। 1883 में भारतेंदु ने सैद्धांतिक आलोचना नाटक रचना लिखी है। सैद्धांतिक आलोचना है जिसका नाम क्या है, नाटक नाम से भी रचना लिखते हैं। भारतेंदु ने नाटक शीर्षक से जो रचना लिखी है उसकी विधा क्या है, त्यारबाद जो नाटक है इसकी विधा सबसे पहले तो आएगी आलोचना, और आलोचना न हो तो निबंध। ठीक है, 1883 में इन्होंने 2 चीज़ें लिखी है। एक तो उन्होंने हिंदी भाषा नाम से रचना लिखी, एक उन्होंने नाटक नाम से रचना लिखी है। ठीक है, 2 चीज़ें लिखी। भारतेंदु युग संधि के कवि होता है। रीतिकाल और आधुनिक काल की संक्रमण रेखा पर कौन खड़े हैं, तो भारतेंदु खड़े। ध्यान रखना 2 पत्रिकाएँ, एक समालोचन पत्रिका है तो जयपुर से ही निकली थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निकाली। जबकि समालोचना आए तो आगरा से रामविलास शर्मा ने। समालोचना लोचना आ है आगरा से, पीछे के आ आगरा, और क समालोचक क यानी कि जयपुर अ। ठीक है, और ये रामविलास ये चंद्र, इसमें भी अ है इसमें आ है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा है। अब है भारतेंदु मंडल की चौकड़ी। भारतेंदु मंडल की चौकड़ी, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इन चारों कवियों को तो आप नाम अच्छे से याद रखोगे बात। और इन चारों कवियों में अगर सबसे वरिष्ठ या सबसे बड़े बुजुर्ग अगर मन कहे तो सबसे बड़े हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद कौन है, भारतेंदु। उसके बाद कौन है, बद्री नारायण चौधरी, जो प्रेमचंद के नाम से जन्म होता है। फिर प्रताप नारायण मिश्र। अब पहले सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म होता है 1844 में। 1844 से बाल कृष्ण भट्ट का। उसके 6 साल बाद 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है। और जो 6 साल अभी ये वृद्धि हुई है उतनी ही 6 साल आगे वृद्धि होगी, लेकिन 2 में हो जाएगी। 5 साल अगर इसमें जोड़े तो 55 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का, और 1 साल और आगे बढ़े तो 56 में प्रताप नारायण मिश्र। 6 बड़े हैं, फिर आगे में भी हो गई 6 बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का तो जन्म हुआ है इलाहाबाद यूपी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद यूपी में, भारतेंदु का काशी में, और प्रेमी कौन कहाँ रहता है तो मिर्ज़ापुर में रहता है, और प्रताप नारायण मिश्र रहते हैं कानपुर में। अब इनकी पत्रिका है सबकी। भारतेंदु को तो आप जानते हो, कई वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873, और 12 बोधिनी 1874, और जो कि कैसी है, स्त्री विषयक है। कैसी है, स्त्री विषयक। अब हमारे सबसे पहले सबसे बुजुर्ग बालकृष्ण भट्ट, इनकी एक पत्रिका निकलती है हिंदी प्रदीप 1877 में। ठीक है, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप 1877, 1877। और प्रेमगन ने 2 निकाली, एक है आनंद कादिमनी 1881 में, एक नागरी नीरद ये 1893। आनंद कादिमनी 1881, नागरी नीरद 1893। और ब्राह्मण नाम से पत्रिका निकाली 1883 में प्रताप नारायण मिश्र ने, ब्राह्मण नाम से। आनंद कादिमनी और नागरी नीरद 1881 और 1893 में। आनंद कादिमनी और नागरी नीरद। इधर है हिंदी प्रदीप 1877। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आचार्य शुक्ल सर्वप्रथम 1909 में आनंद कादिमनी पत्रिका के संपादक कार्य से जुड़े। ध्यान में रखना 1903 में बहुत सारी चीज़ें हुई, यानी कि 1903 में समालोचक पत्रिका के संपादक कौन बने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बने। 1903 में आनंद कादिमनी किसकी थी, तो प्रताप नारायण मिश्र की नहीं थी, प्रेमधन की थी। तो आनंद कादिमनी आनंद कादिमनी पत्रिका के संपादक आचार्य शुक्ल कब बने, 1903 में बने।
आनंद कादिनी पत्रिका के संपादक 1903 में आचार्य शुक्ल। यही वो वर्ष है जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। आपको 3 चीज़ें एक साथ याद रखनी है। एक तो 1903 में आनंद कादिनी के संपादक कौन बने, तो आचार्य शुक्ल बने, ठीक है। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। 1903 में आपके समालोचक पत्रिका के संपादक कौन हुए, तो चंद्रशेखर शर्मा द्विवेदी हुए। ये तीनों चीज़ें एक साथ आप याद रखोगे। हिंदी प्रदीप किसकी थी, आपके बालकृष्ण भट्ट 1877। हिंदी प्रदीप पत्रिका राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत थी। राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कौन सी पत्रिका बन गई थी, तो हिंदी प्रदीप बन गई थी, ठीक है। और हिंदी प्रदीप पत्रिका राष्ट्रीय जागरण का क्या बन गई थी, अग्रदूत बन गई थी। हिंदी भाषा व हिंदी प्रेम का जज्बा इस पत्रिका में कूट कूट कर भरा हुआ था। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। भारतेंदु उर्दू में क्या ना किस नाम से लिखते थे, रसा उपनाम से लिखते थे, रसा उपनाम से। ध्यान में रखना, भारतेंदु है, भारतेंदु ये उर्दू में नाम, ये गलती क्यों आता है पता नहीं, रसा नाम से लिखते थे। किस नाम से, रसा उपनाम से लिखते थे, ये भी पूछा जाता है। अब अपन एक एक राइटर को अच्छे से पढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी में जन्म होता है इनका, 1845 में नवंबर मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। यानी कि 1844-45 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में, ये भी याद रखिएगा। काशी में किसका हुआ था, भारतेंदु हुआ था। मिर्जापुर में किसका हुआ था, प्रेमचंद का हुआ था। और कानपुर में किसका हुआ था, प्रताप नारायण मिश्र का हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका कौन सी थी, तो आपकी ब्राह्मण थी। बालकृष्ण भट्ट ने कविता लेखन में कोई योगदान नहीं दिया है। इनका सर्वश्रेष्ठ योगदान किसमें, निबंध में है और नाटक में। आचार्य शुक्ल ने इनके निबंध विषय योगदान को ध्यान में रखते हुए इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। बालकृष्ण भट्ट को क्या बोला इन्होंने, हिंदी का स्टील बोला। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र को क्या बोला, हिंदी का एडिशन। जिसका नाम बड़ा है, प्रताप नारायण मिश्र का नाम बड़ा है, उधर बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट छोटा नाम स्टील बोल दिया। प्रताप नारायण मिश्र बड़ा नाम क्या बोलती है, एडिशन बोलते हैं। हिंदी का एडिशन क्या बोलती है, किसको बोलते हैं, प्रताप नारायण मिश्र को। भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ सहायक हैं, साहित्यकार हैं, वो तो है ही। 1844 में जन्म है, तो हिंदी के पहले निबंधकार हैं। कविता इन्होंने नहीं लिखी है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। ये हिंदी के पहले आलोचक भी हैं। और बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट किसका, लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर का आलोचना सच्ची समालोचना शीर्षक से लिखी है। तो आलोचना लिखी है संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की है। और किस नाम से इन्होंने लिखी है, तो सच्ची समालोचना। कब लिखी है, तो 1866 ईस्वी में लिखी है, सॉरी 1886 में लिखी है, 1886 में लिखी है। ये 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्रिका में प्रकाशित हुई और 1886 में इन्होंने लिखी और 1886 में अपनी पत्रिका जो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी इसमें प्रकाशित हुई। ये आलोचना व्यवहारिक आलोचना की श्रेणी में आती है, व्यवहारिक आलोचना की श्रेणी में आती है। संयुक्त स्वयंवर और आलोचना किस नाम से लिखी, सच्ची समालोचना, किसने, बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। कब, 1886 में किसने छपी, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में। बालकृष्ण भट्ट नवीन उत्तर छायावादी कवि हैं जो राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं।
लेकिन बालकृष्ण ये भट्ट थे, बालकृष्ण शर्मा आ जाए तो वो तो नवीन उत्तरवादी, उत्तर छायावादी कवि, यानी कि छायावाद का तो उत्तर काल है, ठीक है, उसमें वो राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी कवि है, ठीक है। अब आगे हैं प्रताप नारायण मिश्र। द्वितीय भारतेंदु, द्वितीय भारतेंदु इन्हें कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र, इनको आचार्य शुक्ल क्या का है, हिंदी का एडिशन का है। 1856 में इनका जन्म होता है, कानपुर में होता है, जो कि पढ़ चुके। इन्होंने 1883 में क्या निकालते थे, ब्राह्मण नाम से पत्रिका निकाल दी थी। एक बार ब्राह्मण पत्रिका को आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा था, और जिसके लिए मिश्र जी ने क्या मांगा था, चंदा मांगा था। तब इन्होंने अपनी बनती जो उनकी पूछी जाती है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो ब्राह्मण पत्रिका है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्राह्मण पत्रिका है, तो ऐसे बोल कौन सकता है, ब्राह्मण पत्रिका वाले बोलेंगे, प्रताप नारायण मिश्र बोलेगा, यानी कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो, ठीक है, दक्षिणादान। तो ये भारतेंदु की तरह, भारतेंदु की तरह इन्होंने भी भारत दुर्दशा नामक नाम से क्या लिखा है, नाटक लिखा है। भारतेंदु की तरह इन्होंने भी भारत दुर्दशा नाम से क्या लिखा है, नाटक लिखा है।